30 और संवैधानिक रक्षा आर्टिकल 32। कितने हमारे हो गए? इनमें जो हमने नोट ध्यान दे यहाँ तक तो वही है कि परसों तक ये हम नोट कर देंगे। 29 और 30 में आपको बताए थे अल्पसंख्यकों के प्रकार। कितने प्रकार के अल्पसंख्यक हो सकते हैं भारत में? 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? भाषाई और धार्मिक। 2 प्रकार के अल्पसंख्यक हो सकते हैं, या तो भाषाई अल्पसंख्यक और दूसरे कौन से हो जाएंगे? धार्मिक अल्पसंख्यक। ये नेट में दिख रहा है कि पूरे नोट पे ब्लैक हो जाएगा। पहले तो प्रिंट था, इसको ब्लैक करके तो आ जाएगा प्रिंट ब्लैक। ठीक है, अभी थोड़ी देर चलेगा तब ब्लैक हो जाएगा। तो ये भाषाई अल्पसंख्यक। दूसरा कौन सा है? धार्मिक अल्पसंख्यक। संवैधानिक उच्चारण का अधिकार आपको बताए थे 4, 32(1), 32(2), 32(3) और 32(4). 32 के 4 आर्टिकल से बता दो। 32(1) में क्या कहा गया? गारंटी दी जाती है। यहाँ पे सवाल है मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है। 32(2) में 5 प्रकार की रिट, यहाँ पर 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार। 3 में रिट अधिकारिता का विस्तार, सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता का विस्तार। मतलब अभी ये है, अभी सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने का अधिकार दिया जाए। तो कौन से आर्टिकल के तहत? 32(3) के तहत। 32(4) में क्या कहा गया है? यहाँ पे बताया गया किस तरीके से लोग आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर सकते हैं। ये बताया गया। 5 प्रकार की हमारे रिट है। 5 प्रकार की रिट हमारी तरफ से बता दो। सबसे पहले कौन सी है बताए थे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये हमारी कोई बंदी प्रत्यक्षीकरण। अंग्रेजी क्या कहते हैं इसको? हैबियस कॉर्पस। दूसरी कौन सी है? परमादेश। दूसरी हो जाएगी हमारी परमादेश। क्या कहते हैं इसको? मैंडेमस। तीसरी अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या कहते हैं इसको? प्रो वारंटो। चौथी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को क्या कहते हैं? शासनदी। और ये 5 बताई थी आपको प्रतिषेध। ये कौन सा जाएगी? प्रोहिबिशन। 5 प्रकार की रिट हो गई। ये 5 प्रकार की रिटों को कब जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी करेंगे? किसी को अनाधिकृत तरीके से बंदी बना दिया जाता है। कौन सी रिट? बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस जारी करेंगे। परमादेश, जब किसी सार्वजनिक पदाधिकारी ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने से मना कर दिया तो कौन सी रिट जारी करेंगे? परमादेश। अधिकार परीक्षा, जब किसी सार्वजनिक पद को किसी ने अवैध रूप से धारण किया तो कौन सी जारी करेंगे? अधिकार परीक्षा। उत्प्रेषण, ये दोनों किसके खिलाफ होती है? ये लोअर जुडिशरी के खिलाफ होती है। अगर डिसीजन को रद्द करना है तो कौन सा? उत्प्रेषण। और डिसीजन पर रोक लगानी है तो कौन सा? प्रतिषेध। ठीक है, यहाँ तक कि इतने लोगों के आर्टिकल 32 तक हो गए। अब 32 में आपको बताया कि अभी तक रिट जारी करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226। ये 2 आर्टिकल दिए गए। इसके अलावा अभी तक लोअर जुडिशरी को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर लोअर जुडिशरी को ऐसा अधिकार देना है तो कौन से आर्टिकल के तहत दिया जाएगा? 32(3). और ऐसा अधिकार देने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के। अभी तक ऐसा अधिकार दिया नहीं गया। 32(4) में बताया गया कि इसका सस्पेंशन कैसे होगा? आर्टिकल 32 को कैसे सस्पेंड कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे? जैसे हमारा संविधान में प्रावधान किए गए वैसे ही करेंगे। अन्य किसी प्रकार से इसको सस्पेंड नहीं कर सकते। अब इसको आगे देखते हैं। यहाँ तक कि हमारे इतने अधिकार हो गए। इन अधिकारों के बाद आगे क्या सिस्टम चलता है? देखो आगे हमारे कौन कौन से अधिकार बचे हुए हैं? अधिकार तुम्हारे सारे हो गए, लेकिन मूल अधिकारों को हमने स्टार्टिंग में 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहला कौन सा? 12 और 13। ये 3 कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी कौन सी थी? 14 से 32। और तीसरी कैटेगरी कौन सी थी? 33 से 35। ऐसे तो 3 कैटेगरी बांटी। ये वाले आर्टिकल हमने सारे देख लिए। 14 से 32 तक के सारे अधिकार देख लिए कौन से आर्टिकल में क्या है। बचे में 12 और 13। 12 और 13 को देख लेते पहले कि 12 में क्या है और 13 में क्या है। ये 14 से 32 तक जितने भी अधिकार पड़े हैं, लेकिन सब में शब्द आया है। वो शब्द सामान्यतः कौन सा रखा है? राज्य। बीच में बार-बार राज्य शब्द आया है कि राज्य किसी व्यक्ति को प्रारंभ नहीं स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगा। जो राज्य शब्द है, राज्य क्या है? इस राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में बताई गई। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा किसके संबंध में? केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के संबंध में। राज्य किसको कहेंगे? ये कौन से आर्टिकल बताया गया है? 12 में बताया गया। अब इस राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल करेंगे? इसमें एक हमारा आ जाता है संसद। मतलब जब लोग कह रहे हैं कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, और राज्य कहते किसको है? मतलब संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो। संसद के अलावा दूसरा कौन आ जाता है?
तीसरा हम इसमें किसको शामिल करते हैं? स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी में हमारी लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स आ जाती है, जैसे हमारे नगर पालिका है, नगर निगम है, पंचायतें हैं। ये भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के खिलाफ। और चौथा इसमें आ जाता है कुछ अन्य प्राधिकरण। अन्य प्राधिकरण का मतलब होता है ऐसी कोई भी संस्था जिसका राज्य से किसी न किसी तरीके का कोई कनेक्शन होता हो। जैसे मान लिया कोई सरकारी कंपनी है, जैसे ONGC है, ONGC या NTPC या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? सरकारी प्राधिकरण है। तो ये भी राज्य की कैटेगरी में आते हैं। तो इन चार लोगों को हम किसमें शामिल कर देंगे? राज्य की परिभाषा में शामिल करेंगे, आर्टिकल 12। तो ये लोग ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के खिलाफ। तो राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल में है? 12 में। और इस राज्य में किसको शामिल करते हैं? संसद को शामिल करते हैं, राज्य विधानमंडल को शामिल करते हैं, स्थानीय प्राधिकारियों को शामिल करते हैं, अन्य प्राधिकारियों को शामिल करते हैं। तो 4 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं राज्य की परिभाषा में। अगला कौन सा है? अगला हमारा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 की अगर बात करें, यहाँ पर विधि की परिभाषा दी गई है। विधि की परिभाषा, जैसे बीच में आपने पढ़ा है कि बिना विधि के प्राधिकार के किसी भी व्यक्ति को प्राण दैनिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो विधि यानी कि लॉ कहते हैं किसको? जैसे यहाँ पर राज्य की भी परिभाषा दी गई, ऐसी करके यहाँ पर विधि की भी परिभाषा दी है। लेकिन विधि की परिभाषा केवल 13 में नहीं है, 13 के छोटे-छोटे आर्टिकल्स हैं, इनको देखते थे क्या है। और इसको उतार दो राज्य की परिभाषा में, उतार दो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 बता दो। ONGC कंपनी हमारी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, क्योंकि ONGC है, NTPC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, BSNL है, ये सब सरकारी कंपनियां हैं। जो सरकारी कंपनियां राज्य की परिभाषा में आती है, इसको क्या कहते हैं? अन्य प्राधिकरण की कैटेगरी में शामिल करते हैं। तो एक में एग्जांपल लेके कोई आ सकता है, ONGC है, NTPC है, ठीक, या फिर हमारी BSNL कंपनी है, या फिर रेलवे हो गया। ये सब क्या है? हमारी सरकारी कंपनियां हैं। तो ये सब हमारे अन्य प्राधिकरण की कैटेगरी में आते हैं। ये लोगों पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज 12 बता दो, फिर 13 देख लेते हैं क्या होगा। फॉलो कर दो, जिन्होंने कल ना किए हो वो लोग कर दो। डबल हो गया आपका? चलो करके करो, जो कल किया वही काम करें। लेकिन जिसका नाम हुआ होगा वो लोग या उतना ही छोड़ दो, ठीक है, उतना ही छोड़ दो। जो लोग कल ना आए हो उनके इस पे साइन होने का और कोई वो ऐसा जिसका ना आया हुआ होगा रोहित तैयार कर दिए और छुट्टी मार रहा है, क्या हुआ? और छुट्टी मार देते बीच में ना, बीच में छुट्टी ना मारा, इसलिए काम निपटा लो। जब काम हो किसी दे दे बहुत वो काम निपटाया जाए, हम के लिए भी काम करेंगे। हटा दे भाई, दो जगह पे होने, ठीक है, हिस्ट्री वाले को करती होंगे, ये क्वालिटी वाले को दोनों पर होने, जो तक नहीं है। हटा दे। अब देखो आर्टिकल 13 देख लेते हैं। आर्टिकल 13 के क्या? आर्टिकल 13 में देखो, तो आर्टिकल 13 की बात करें, 13 के हमारे छोटे छोटे हिस्से हैं। इसमें एक हम लोग 13A में कहा गया है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हिंदी में संविधान पूर्व विधियां।
13(1) में किसके बारे में प्रावधान किया गया? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में। 13(2) में क्या कहा गया है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसको कहते हैं संविधान पश्चात विधियां। संविधान पश्चात विधियां एक दूसरा हमारा याद आता है 13(2) और 13(3) इसमें कहा गया है विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा किसको हम लोग विधि या लॉ कहेंगे। तो 3 आर्टिकल हम लोग शामिल कर लेते हैं 13 में। 13 ये कहा गया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया, उसके बाद से कानून बनाने के सारे अधिकार किसको दे दिए गए हैं? भारत के विधानमंडल को दे दिए गए। हमारे यहाँ केंद्र का विधानमंडल और संसद और राज्य का अपना राज्यों का विधानमंडल, तो इनको हम लोग विधायिका को अपने अधिकार दे देंगे कि हम लोग कानून बनाओ। लेकिन बहुत से कानून ऐसे थे जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे थे। इसका एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी के बाद में भी किया गया। आईपीसी कब से चला रहा है? अंग्रेजों के लॉर्ड केनिंग के समय से चला रहा है। आईपीसी किसके समय से चला रहा है? लॉर्ड केनिंग, हमारा एक वायसराय था भारत में लॉर्ड केनिंग, उसके समय से आईपीसी हमारे चल रहा है। आईपीसी अभी तक चल रहा है। अब इसको हटाकर क्या किया गया? इसकी जगह बीएनएस लाया गया है। ऐसे बहुत से कानून थे जो अंग्रेजों के समय से चल रहे थे। अगर अंग्रेजों के समय से कोई कानून चल रहा है वो ठीक है, ठीक है, उसमें किसी तरीके की कोई बुराई नहीं है, तो कोई जरूरी हम सिर्फ इस आधार पर उसको खारिज कर दें कि नहीं अंग्रेजों ने बनाया। अगर कानून ठीक है तो उसको कंटिन्यू कर जारी रखेंगे, अगर गड़बड़ है तो उसको हटा देंगे। लेकिन ऐसी ही विधियों के बारे में प्रावधान किए थे यहाँ पर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान बनने से पूर्व की जो विधियां हैं उनके बारे में क्या प्रावधान किया गया। जैसे मान लिया इसी का एग्जांपल आईपीसी का ही एग्जांपल ले लें। इस आईपीसी में ऐसे करके 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने मान लिया केवल 8 धाराएं, ठीक है, पूरे आईपीसी में हमने मान लिया केवल ऐसे करके 8 सेक्शंस है। 8 सेक्शन है, ये 8 में से 7 सेक्शन तो ये बढ़िया है, ठीक है, ये हमारे समाज की परिस्थिति के हिसाब से सही है। लेकिन जो लास्ट वाला सेक्शन है, इस सेक्शन में कुछ ऐसा प्रावधान है जो भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। 8 कॉन्सेप्ट है, 8 सेक्शन है। इन 8 सेक्शन में से ये इतना सा ये एक धारा जो है ये भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। बाकी की 7 धाराएं ठीक है, ठीक। तो अपने हिसाब से बता, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। इस विधि को खारिज कर देना चाहिए आईपीसी को? नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। नीचे वाले को रोक देना चाहिए, ठीक है। सिर्फ निचले वाले को इसे क्या करते हैं? छिपा देंगे, ठीक है। इतने को ऐसे करके छिपा देंगे, इसको से ग्रहण का सिद्धांत, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट है ग्रहण का सिद्धांत कि अगर पूरी विधि ठीक है तो ये उस मात्रा तक शुद्ध हो जाएगी जिस मात्रा तक फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। तो यहाँ पे कहा गया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस मात्रा तक वे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। मतलब जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है अंग्रेज बनाए थे, उस समय उन्हें हमारे मौलिक अधिकारों से क्या मतलब है ही, वैसे उन्होंने कानून बना दिया। अब हमने अपना संविधान लागू किया, संविधान में अपने अपने मौलिक अधिकार घोषित किए, तो बाकी का कानून तो यहाँ तक का ठीक है। लेकिन जो एक धारा है ये वाली या कोई सी 1 या 2, 3 धाराएं ये क्या करती है? किसी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। तो ऐसे पूरा कानून समाप्त करने से तो अच्छा है उसी धारा को क्या कर दिया जाए? ऐसे करके छिपा दिया जाए कि बाकी सब लागू रहेंगे, ये वाली एक धारा हमारी लागू नहीं रहेगी, ये वाली छिप जाएगी, समाप्त नहीं होगी, ठीक है। ये वाली धारा केवल छिप गई। अगर कुछ समय के बाद हमने इस फंडामेंटल राइट्स को अपने फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया, ठीक है, अभी तक ये हमारा फंडामेंटल राइट था, हमने क्या किया? संविधान संशोधन पारित किया और संविधान संशोधन के माध्यम से इस फंडामेंटल राइट को खत्म कर दिया। ऐसे में ये वाली धारा अपने क्या हो जाएगी? जीवित हो जाएगी, ठीक है। इसको से ग्रहण का सिद्धांत, सिर्फ ग्रहण नहीं किया जाता है, सूर्य चंद्रमा में क्या होता है? ग्रहण लगता है। तो जब तक हम लोग जब पढ़ते हैं ऐसे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ऐसे करके आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ऐसे करके लगता है। तो इसका मतलब ये तो हुआ ही नहीं कि सूर्य अगर ग्रहण है तो सूर्य समाप्त हो गया, या अगर चंद्र ग्रहण है तो चंद्र समाप्त हो गया, ऐसा तो है। मतलब अगर बीच में या तो पृथ्वी आ गई है, बीच में चंद्रमा आ गया, तो ग्रहण है वो राउंड काटते काटते इसमें बैठ जाएगा, उससे दिखने लगेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर ये हमारा आईपीसी अगर लागू है, इसमें सिर्फ ये वाली धारा क्या करती है? किसी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। तो इसी धारा को लोग क्या करते हैं? ऐसे करके छिपा देंगे, हमारी छिप गई। जब ये फंडामेंटल राइट्स जब तक है तब तक ये छिपी रहेगी।
कि संविधान पूर्व विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी, जो संविधान पूर्व है ये उस मात्रा तक शून्य होगी, पूरी शून्य नहीं होगी, केवल उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। क्लियर की बात? ये कौन से आर्टिकल में है? 13(1) में देखेंगे। 13(2) ये क्या कहा? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। भाई ये तो कानून पहले से हमारा बना हुआ है, तो हमने इसके बारे में इतनी प्रावधान कर दिया कि इस कानून को इतना हिस्सा को क्या कर देंगे? छिपा देंगे। 13(2) में कहा गया संविधान पश्चात विधियों के बारे में, यानी कि संविधान लागू हो जाने के पश्चात यहाँ पे कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ, जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ। तो राज्य ऐसे कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, यानी कि कानून से मौलिक अधिकारों को क्या किया गया? संरक्षण किया गया। ऐसी विधि आप बनाओ जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ ना होगा। ऐसी कोई विधि बनाई जो मौलिक अधिकार के खिलाफ है, ऐसे में उसको क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे आर्टिकल 32 के अंदर और नागरिकों को अधिकार की सुरक्षा मिल जाएगी। तो 13(1) में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 13(1) में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। 13(1) में चूंकि अंग्रेजों से वही उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि वो हमारे अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, तो वो कानून बना के चले गए। तो इसमें कह दिया कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस मात्रा तक वे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, उतना छिप जाएगा। 13(2) में कहा गया अब लेकिन संसद या विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। अभी तो विधि बार बार कह रहे हैं, होगी क्या विधि? भाई विधि होगी क्या? इस बात का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? 13(3) कि विधि आखिर हम कहेंगे किसको? क्योंकि जब ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, तो आपको पता होगा एक विधि लाई गई थी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ध्यान है क्या किया गया था? कोई अधिकार के बारे में कॉन्सेप्ट किया गया, किसी अधिकार को लेकर कोई कॉन्सेप्ट किया गया 44वें संविधान संशोधन का। अरे संपत्ति का अधिकार है नहीं क्या? संपत्ति का अधिकार है 44वें संविधान संशोधन का। तो जब ये कह रहे हैं कि कोई विधि नहीं बनाएगा तो ऐसी विधि कार्य बनानी, समझे? तो इसी बात की परिभाषा कहाँ दी गई है? 13। इस विधि में शामिल किसको करेंगे? यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस इसी में शामिल करते हैं एक्ट, तो हमारे साधारण कानून वगैरह के साधारण विधेयक का सामंजस्य को कहते हैं साधारण विधेयक। साधारण विधेयक होते हैं ये, या फिर और अगर शामिल करें इसी में हम लोग अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, ये सब हमारी किसी कैटेगरी में आते हैं? विधि की कैटेगरी में आते हैं। मतलब ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाया जाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, ऐसा कोई एक्ट पारित नहीं किया जाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, और ऐसा कोई अध्यादेश भी पारित नहीं किया जाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। यहाँ पर कहीं पर भी संविधान संशोधन विधेयक को शामिल नहीं किया। मतलब संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से मौलिक अधिकारों के लिए कुछ न कुछ किया जा सकता है, साधारण विधेयक के द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता है। दो केस आए थे, दो केस में आपको ध्यान रखना है। एक केस का नाम है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967, और दूसरे केस आया था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973। ये दो केस आए थे। तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में 11 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी और केशवानंद में कितने? 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी। तो गोलकनाथ केस में संसद ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट संसद जो है संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करे लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। ये कौन से केस में कह दिया गया? गोलकनाथ वाले केस में। तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी सी ऐसा लगा कि आगे जो हो सकता है इससे हम लोग बीपीएसपी को लागू करने में समस्या है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, यानी कि स्टार्टिंग के पहले पन्ने से लेकर लास्ट पन्ने तक कहीं पर भी संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन उसको क्या है? उसको संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करने का अधिकार नहीं है। तो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है, संसद को संविधान लिखने का अधिकार नहीं है। कौन से मामले कर दिया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से मूल अधिकारों को संशोधित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो 13 में हमारे संविधान संशोधन विधेयक को शामिल नहीं किया है।
साधारण विधेयक लाकर मूल अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकते, खाली रूल्स रेगुलेशन बनाकर मूल अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकते, अध्यादेश लाकर मूल अधिकारों का संशोधन या कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक लाकर मूल अधिकारों में चेंजेस कर सकते हैं। तो 13 क्या को 3 पार्ट कर लेते हैं, 13(1), 13(2) और 13(3), ये हमारा 13(3) ऐसे करके। ये 13(1) में क्या कहा गया है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान पूर्व विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। 13(2) में कहा गया है कि अब राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ। 13(3) में विधि की परिभाषा दी गई है, विधि में शामिल किसको किसको करेंगे, रूल्स रेगुलेशंस है, एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, ये सारे किस में आ जाएंगे, विधि में आ जाएंगे। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक यहाँ पे नहीं आता है, ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लेना चाहिए संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा में नहीं आता, विधि की परिभाषा में नहीं आता। संविधान संशोधन विधेयक नहीं आता है, मतलब संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से चेंज ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इतने आपको आर्टिकल 13 कर सकते हैं। तो 12 में राज्य की परिभाषा और 13 में विधि के बारे में पता करिए, नोट कर लो सर। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इस वैलिडिटी किस आधार क्या है, बस फंडामेंटल राइट्स को काटना है। हां, जैसे इस समय अगर संसद कोई कानून बना रही है तो अगर उसने हमारे किसी फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन कर दिया तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो फिर इसकी पॉलिटिकल सिस्टम को हटा के एनजेसी को लाया। हां सर, तो किस बेसिस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ये कहे बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको डिफाइन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट से इसमें पूछा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम समय पर बताएंगे कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। इन्होंने जो आधार बनाया सुप्रीम कोर्ट में बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब इसको कहा गया था एनजेसी में कि ये सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को कम करता है, स्वतंत्रता को। ये 13 आर्टिकल सेकंड पार्ट का पावर का इस्तेमाल नहीं करता सुप्रीम कोर्ट में। इस बात को सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट की इससे मतलब नहीं है। जैसे कहने वाले ये जैसे संसद ने कानून बना दिया, संसद ने कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स के आधार पर उसको मतलब समाप्त नहीं किया, इस आधार पर समाप्त नहीं किया उसको। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का मौलिक ढांचा है। अगर न्यायपालिका में अगर सरकार हस्तक्षेप कर रही है तो क्या हो जाएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित करने का सवाल हो जाएगा, इसलिए उसको खारिज कर दिया 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, एनजेसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट, उसको इसलिए उसका मतलब किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ। अगर लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ न्यायपालिका बहुत सशक्त है, हमारी न्यायपालिका इतनी सशक्त है कि अगर सरकार ने संसद ने सही कानून का एकदम बढ़िया कानून है, इसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को उल्लंघन करती है तब ये करना चाहिए। मान लीजिए उसकी आपको लग रहा है आईसीसी की अगर ये वाली धारा फंडामेंटल राइट को अगर मतलब अफेक्ट करती है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अवॉइड करना चाहिए। पर वो तो पूरी जो लॉ बना है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देंगे नहीं। हाँ ये चीज है, हाँ ये है, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट फॉलो नहीं करता, लेकिन क्योंकि इसलिए नहीं फॉलो करता क्योंकि इसके प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ये संविधान पूर्व की बात कर रहा है, अब तो बनाएंगे ही नहीं। आपका कैटेगरी है इसलिए एनजेसी लेके आए, ठीक है, जैसे आमतौर पर समझना पड़ेगा। जैसे मान लिया इस फैसले में जो इसको आप कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संसद के द्वारा अगर एनजेसी कानून लाया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये लाया गया, ठीक, तो अगर इसमें मान लीजिए इतनी धाराएं हैं ऐसे करके, मान लीजिए इसमें इतनी धाराएं हैं और सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो पूरा कानून रद्द ना करके ये जितनी धाराएं हैं और ये इसको ठीक है। लेकिन ये किसके लिए लागू होता है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लागू है। हाँ ये इसके लिए है, ये इसके लिए नहीं है। अब तो बना ही नहीं सकते, अब अगर बनाएंगे तो पूरा पूरा ये वाला जो ऐसा कॉन्सेप्ट है ये किसके लिए आ जाएगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ऐसा अब लाएंगे तो पूरा का पूरा कानून जाएगा, आधा नहीं जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमारी है। अगर ये पहले से चला आ रहा होता तो हम इसको इस तरह से बात सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत सी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने आई, तो बहुत सी चीजें ऐसी है जो लोग साधारण रूप से बोल नहीं सकते हैं, मतलब जो है तो समस्या है न्यायपालिका में बहुत सी समस्या है। अभी हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति, पहली इतिहास में पहले उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ थे, पहले उपराष्ट्रपति ऐसे थे जिन्होंने वास्तव में दिखा दिया उपराष्ट्रपति का वो कितना शक्तिशाली होता है। न्यायपालिका के लिए वो बोल रहे हैं, राष्ट्रपति वगैरह के लोग आज तक किसी उपराष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के पास केवल राज्यसभा का सभापति करने का अधिकार होता है, बाकी वो काम नहीं करते।
सकते हैं। पहली बात मैंने दिखा दिया कि उपराष्ट्रपति का पद कितना शक्तिशाली होता है, कितना सब कुछ। हाँ, इसीलिए जब मुझसे कहीं वो जो ये चीजें तो ये वाला कानून हमारा यहाँ पे लागू नहीं हुआ, ठीक है, इससे अलग है। उतार दिया, हटा दिया, ये हमारा आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 के बाद लास्ट में क्यों और कौन से आ जाते हैं? अब आया 33, 34 और 35। इनको देख लेते हैं 33, 34 और 35 में क्या क्या। अगला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में क्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही सोचो, जैसे मान लिया आप लोगों से कुछ लोग पहले बाहर से आते हैं, कोई पूरनपुर से आता है, कोई बिशनपुर से आता है, कोई पीलीभीत से आता है, कोई बाहर से। आप मान लिया कि पूरनपुर से कोई कुछ लोग आते हैं, वो पूरनपुर वाले सुबह ट्रेन से आए और जिस दिन ट्रेन से आए उस दिन ट्रेन से आने के बाद मान लिया ट्रेन एकदम खाली थी, कोई नहीं था, ट्रेन बस 2-4 सवारी बैठे हुए थे। उसने आपने क्या किया, फेसबुक लाइव किया और सबको दिखाया कि हाँ देखिए ट्रेन में कोई नहीं है, खाली 2 लोग हैं, ये वो। किसी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आराम से लाइव कर सकते हैं, आराम से लाइव चलाइए या कुछ भी करिए, कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बताइए, जैसे मान लिया कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया है, आप आर्मी में सिलेक्ट हो गए, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि आपका आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। आर्मी में सिलेक्शन होने के बाद आपकी पोस्टिंग हुई है सियाचिन में। सियाचिन देखा था ना, सबसे देखा नहीं होगा, सबसे तो पता होगा सियाचिन का बात है, ठीक है। लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, ठीक है। भारत पाकिस्तान के विवाद, विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, रण क्षेत्र में लड़ाई की भूमि, जहाँ पर लड़ाई होती है, युद्ध भूमि जिसको कहते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि यहाँ से ऐसा करके अगर देखें, ऐसे करके मान लिया हमने एग्जाम्पल का इसके लोकेशन थोड़ी सी देखें, ये वाला यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐसा करके सियाचिन, ये तो सियाचिन। इसको अगर देखेंगे ये वाला क्षेत्र जैसे हम लोग जम्मू कश्मीर बनाते पूरा भारत बनाते तो ऐसे करके, लेकिन इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया ऐसे करके, ये हमारे कब्जे में नहीं है। ये किसके, इधर एक्साइज चीज किसके पास है? चाइना के पास है, और ये हमारा पीओके किसके पास है? पाकिस्तान के पास। यही पे आपको एक छोटा सा एरिया 19 सब शिगाम गए, ये भी कहीं भारत के पास था, पाकिस्तान ने कब्जा किया, अब गिफ्ट कर दिया उसको, चाइना को गिफ्ट कर दिया, इस तरीके से। तो हम बनाते तो अपना पूरा है, लेकिन रियल में हमारे पास कैसा ऐसे इतना ऐसा हिस्सा है। अब यहीं पे पास में ही ऐसे करके ये ग्लेशियर है, करीब 72 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, हमारा सबसे लंबा सबसे बड़ा ग्लेशियर है कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। यहीं से ऐसे करके पाकिस्तान और चाइना से होते हुए गुलाब कश्मीर से होते हुए एक रोड निकल के जाता है, इसको तो सीप है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहाँ से निकल कर चीन के सिंजियान प्रांत से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। अभी अगर पाकिस्तान इसको चाइना को अगर यहाँ पर अरब सागर में आना है तो इधर ऐसे करके इस वाला जो पूरा एरिया ऐसे करके इधर पूरा एरिया क्रॉस करके यहाँ पे आता है, इधर अरब सागर तक आएगा। लेकिन चाइना का पाकिस्तान हो गया दोस्त है, तो उसने क्या किया, आपस में कनेक्शन किया और यहाँ तक ऐसे करके पूरा एक रोड और रेलवे वगैरह डेवलप कर दिया। इसी को लोग क्या करते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत इसका विरोध करता है, भारत इसलिए विरोध करता है कि लोग चाय का मसला है, गुलाम कश्मीर सो के जा रहे हैं, भाई जमीन हमारी है, कब्जा कर रखा है उन्होंने, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि हम उन्हें कुछ भी करने देंगे। जब भी यहाँ से कुछ होगा तो भारत विरोध करेगा कि नहीं करेगा? जरूर करेगा। तो भारत इसी पे का विरोध करता है। ऐसे में ये जो रोड जो निकल के जा रही है, ये और भी आस पड़ोस की जो रोड है उन रोडों पर कंट्रोल करने के लिए, नजर रखने के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन सी है? सियाचिन, ठीक है। यहाँ से पूरी नजर रहती है और ये ऊंचा एरिया है। जैसे मान लिया अगर दो लोगों की लड़ाई हो जाए, एक छत पर बैठा हुआ है और एक नीचे, दोनों की लड़ाई हो जाए तो शक्तिशाली कौन है? छत वाला है, जमीन वाला? छत वाला। सिर्फ ऊपर से अगर बड़ा सा पत्थर लिया फेंक दिया और नीचे वाला फेंके उसे ऊपर आके गिरेगा, दिक्कत है। तो ये सियाचिन ऊंचाई पर स्थित है, तो सीधी सी बात है अगर इस पे कंट्रोल भारत का है तो भारत पाकिस्तान की युद्ध की स्थिति में शक्तिशाली कौन रहेगा? भारत रहेगा। सियाचिन पे हमारा नियंत्रण है तो ये बना रहना चाहिए। ऐसे में मानिए आप आर्मी में सिलेक्ट हुए हैं और आर्मी में सिलेक्ट होने का आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है? सियाचिन में पोस्टिंग हुई। वहां पहुंचे और सियाचिन में मनुष्य के रहने लायक परिस्थितियां नहीं है, इतना ठंडा एरिया है कि यहाँ पर मनुष्य ज्यादा संघर्ष में रह ही नहीं सकता। तो सामान्यतः ऐसा होता है 2-3 महीने की पोस्टिंग दी जाती है, और में ट्रेनिंग चलती है, उधर 2-3 महीने की ट्रेनिंग चलती है, वो चले जाते हैं, दूसरे लोगों को भेज दिया जाता है, ऐसे करते रहते हैं। मानिए आपकी सियाचिन में पोस्टिंग हुई, अब आराम से जैसे वहां पे पहुंचे, आप वहां पे लाइव कर दिया फेसबुक लाइव और वहां पे दिखाया है कि कुछ नहीं, सियाचिन में देखो भारत के केवल 20 सैनिक लगे हुए हैं, बहुत ऊंचाई वाला क्षेत्र, मजा आ रहा है, ऐसा बात फेंक के मार रहे हैं, लाइव चला रहे हैं,
पॉलिसी में पूरे विश्व में चलता है। यही आपका फेस टू फ्लैग कौन देख रहे हैं? पाकिस्तान में देख लिया गया। तो पाकिस्तान में देखने को मिला, अच्छा सियाचिन में खाली 20 सैनिक है। पता लगे हम पाकिस्तान के लोगों को कि सियाचिन में केवल और केवल 20 सैनिक है। तुरंत पाकिस्तान ने क्या किया, अपने 50 भेजे कि 20 सैनिक है, इसमें बढ़िया वो चले जाओ सीधे, ठीक है। 50 सैनिक, 50 भारी नहीं कि 20 भारी, अच्छा भारी हो जाए। ऐसी सिचुएशन हमारे लिए खतरनाक बन जाएगी कि बढ़िया रहेगी, बहुत खतरनाक है। वैसे फेसबुक लाइव चलाने देना चाहिए, नहीं चलाने देना चाहिए। ये चीज तो मतलब ये है आर्टिकल 33 में इन्हीं लोगों के, कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो वो किस तरीके से यहाँ पे कहा गया, आर्टिकल 33 में कहा गया है कि ऐसे लोग जो आसूचना विभाग जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या फिर रक्षा विभाग आदि में तैनात है। संसद क्या कर सकती है? संसद उनके फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकती है। और एक एग्जाम्पल ले लो, चलो ये तुमने आर्मी का एग्जाम्पल दिया। दूसरा मान लिया हमारे पास दो एजेंसियां हैं, एक कौन सी है रॉ और दूसरी कौन सी है आई। तो भारत की एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आई हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो। पूरी कौन से सम्मान मालूम करने का टाइगर, एक था टाइगर जिंदाई में, तो उसमें समन्वय कौन होता है? इसी रॉ का ही प्रोजेक्ट होता है, समन्वय रॉ का एजेंट होता है। और जो कैटरीना होती है वो आईएसआई की एजेंट होती है, ठीक है। तो ये बताओ, मान लिया किसी व्यक्ति को रॉ का एजेंट बनाकर, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये भारत के, इनको कह सकते हैं भारत के लिए जासूसी करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि किस तरीके से भारत के लिए दूसरी जगहों पर कोई थ्रेट तो नहीं है, तो ये देते आईबी कहां करती है? ये भी हमारी खुफिया एजेंसी भारत के अंदर काम करती है, ये भारत के अंदर, ये भारत के बाहर। मान लिया किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश में भारत का रॉ का एजेंट बनाकर भेजा गया, वहां के जाओ, वहां से देख के आओ भारत किसी तरीके की कोई षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा। ऐसे में वो व्यक्ति कहां पे पहुंचा? तो इनका ये व्यक्ति रॉ का एजेंट बन के कहां पे जाएगा? तो अपनी पहचान छिपाते रहेगा या एकदम पूरा करते रहेगा? पहचान छिपाते रहेगा। ऐसा थोड़ी कहां पे जाकर बोल दिया, पहुंचे, हाँ हम जो है पीली से आए हुए हैं, हमारा नाम अब्दुल कलाम गुप्ता है, रॉ के एजेंट है, और यहाँ पर रह के हम तुम्हारे देश में रह के अपने देश के लिए जाकर जो है जासूसी करेंगे। तो क्या होएगा? समस्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो भारत सरकार में वैशाली बना कर देखें, नहीं हमारा बात भी नहीं है, समझ रहे? तो ये चीज है। तो रॉ के लोग हैं, यानी कि आप सूचना विभाग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में, तो ये व्यक्ति अगर किसी दूसरी जगह पे पोस्टेड है, तो वहां पर इन लोगों के फंडामेंटल राइट्स कैसे रहते हैं? थोड़े समय तक सीमित रहते हैं। ठीक, अब ये नहीं कर सकते कि हमें भी तो अभिव्यक्ति की आजादी है कि जैसे जो इनको बोलने के लिए नहीं है, फिर टीवी पर कह रहे हैं कि हमारा नाम अब्दुल कुमार गुप्ता, हमारा नाम अब्दुल कुमार गुप्ता। वहां अफगानिस्तान में जाएगा अगर पहले का अब्दुल कुमार गुप्ता, तो क्या दिक्कत है? वहां दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वहां दिक्कत हमें तो होगी, भारत सरकार को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ऐसे लोगों पे, यानी कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति है या रक्षा विभाग में कोई व्यक्ति है, ऐसे लोगों पे मौलिक अधिकारों को संसद क्या कर सकती है? सीमित कर सकती है। यहाँ पर ये लोग ये नहीं कह सकते कि ना हमारे फंडामेंटल राइट्स हमको पूरे मिले, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23, यानी कि कह सकते हैं मौलिक अधिकारों का अपवाद है। बाकी मौलिक अधिकार है, यहाँ पर अपवाद कौन सा है? आर्टिकल 23। यहाँ पे कहा है सूचना विभाग, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और रक्षा विभाग आदि में तैनात लोगों के संसद फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकती है? सीमित कर सकती है। क्लियर है? इसे अगला कौन सा जाता है? अगला 34 आ जाता है। 34 में कहा गया है, 34 में कहा गया ऐसे क्षेत्र जहां सैन्य विधि लागू है, ऐसे क्षेत्र जहां सैन्य विधि लागू है, वहां के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। क्या होता है? आपने मुझे क्वेश्चन पूछा अफ्का, ठीक है। आर्ट फोर्सेस, ये वाला यहाँ पे देख सकते हैं, आर्ट फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सैन्य विधि लागू है, सैन्य विधि मतलब मार्शल लॉ, जहाँ पर सेना की विधि लागू होती है, वहाँ के लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या रहते हैं? सीमित रहते हैं। मान लिया वहाँ पर अगर सैन्य विधि लागू है, तो सेना को क्या होता है? स्पेशल राइट्स होते हैं। अगर वहाँ के लोगों को संचार
संचालित करना है, सारी व्यवस्था कौन संचालित करता है? सेना संचालित करती है। पुलिस की ट्रेनिंग एक अलग तरीके से होती है, सेना की ट्रेनिंग अलग तरीके से होती है। यहाँ पे अगर किसी सेना के व्यक्ति से मिलेंगे तो उसका एक एटीट्यूड ही अलग दिखेगा, ठीक है, और पुलिस के व्यक्ति से मिलेंगे उसका एक एटीट्यूड अलग दिखेगा। तो इनकी ट्रेनिंग अलग तरीके से होती है, पुलिस वालों की ट्रेनिंग अलग तरीके से होती है। तो पुलिस वालों को सिविलियन के बीच में रहना है, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी रहती है ताकि वो लगे कि हाँ ये सिविल ये लोग हैं, लेकिन इनको सामान्यतः सिविलियन के बीच में थोड़ी रहना होता है सेना के लोगों को, ये तो अपनी एक स्पेशल जगह पे रहते हैं। तो इनकी ट्रेनिंग अलग टाइप की होती है। तो जहाँ पर सैन्य विधि वाले लोग होते हैं, सेना के लोग होते हैं, वो ज्यादा सोचा विचार नहीं करते हैं, 3-5 किया सीधे फ्रंट साइड, पुलिस वाले थोड़े सोच लेंगे, ये नहीं सोचते, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही इस तरीके से दी जाती है। अगर पता लगे बॉर्डर पर डटे हुए हैं और नहीं थोड़ा सोच ले गोली चलाए ना चलाए तो दिक्कत हो जाएगी, हो जाएगी। तो इनकी ट्रेनिंग एकदम बहुत सख्त ट्रेनिंग दी जाती है सेना वालों को। तो सैन्य विधि जहाँ पर लागू है तो वहाँ के लोग यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग पुलिस के साथ व्यवहार अलग रहता है, सेना के साथ व्यवहार अलग रहता है। पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं, फिर सेना से भिड़ोगे तो सीधी सी बात है, वो उनके पास जो भी हथियार होगा उसका इस्तेमाल करने होते हैं, लगाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया 34 में ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सैन्य विधि लागू है वहाँ के लोगों के मूल अधिकार प्रभावित रहते हैं, वहाँ पे लोग पूरे मूल अधिकारों की डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर अशांति है, इसीलिए प्रेस व्यवस्था लागू की है सैन्य विधि की। वहाँ की सेना के लिए विशेष अधिकार लागू। सेना क्या करेगी? जैसे मान किसी तरीके की कोई उसको एक्टिविटी में संदेह है तो उस व्यक्ति से कहेगा कि थोड़ा सा पहले दिखाओ क्या दिक्कत है। अगर ज्यादा 3-5 की तो सेना वाले क्या करेंगे? 6-7 बना देंगे। इसको क्या कहते हैं? आर्टिकल 34 में क्लियर नहीं कर सकते हमारे मौलिक अधिकारों को क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। तो आर्टिकल 33 में कहा गया है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और रक्षा विभाग इत्यादि में तैनात लोगों के मौलिक अधिकार प्रभावित रह सकते हैं। और 34 में कहा गया है कि सैन्य विधि जहाँ पर लागू है वहाँ के लोगों के अधिकार प्रभावित रह सकते हैं। यानी कि ये राज्य के ही कुछ लोग हैं, उनके ये जो लोग हैं ये तो राज्य के ही एक अंग है, राज्य की पार्ट हो गए, तो इनके अधिकार प्रभावित रहेंगे। 34 में आम लोगों के अधिकार प्रभावित रहेंगे। लास्ट हमारा कौन सा आता है? आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में कहा गया है कि जितने फंडामेंटल राइट्स हैं इन फंडामेंटल राइट्स से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास। तो अगर फंडामेंटल राइट्स में किसी तरीके का कोई चेंज करना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा, संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। और संविधान संशोधन विधेयक लाने का अधिकार राज्यों के पास नहीं होता। संविधान संशोधन करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। ये 3 आर्टिकल आपको 33, 34 और 35 पार्लियामेंट्री यूडीसी का कंट्रोल होता है। ये चीज होती है सैन्य कानून अलग होता है और सैन्य शासन अलग होता है। हाँ नहीं इस तरीके हम लोग मार्शल लॉ मतलब कानून, ठीक। तो ये हमारे क्या है? हमारे मार्शल लॉ लागू है, सैन्य कानून लागू। ये कानून भी किसने बनाया? संसद नहीं बनाया। मतलब यहाँ पर सेना को कुछ स्पेशल राइट्स दे दिए जाते हैं। सेना का प्रशासनिक सिस्टम, शासन सिस्टम नहीं चलाएगा सेना। जैसे म्यांमार की बात करें, मार्शल रूल अलग चीज होती है, मार्शल लॉ अलग चीज होती है, ठीक। अगर सेना ही पूरा सब सिस्टम संचालित करा ले तो उसको मार्शल रूल बोलेंगे, ठीक। सैन्य शासन, अगर सेना संचालित करा के सेना स्वयं सरकार के कंट्रोल में काम करे तो उसको मार्शल लॉ बोलते हैं, ठीक। मतलब से यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ अपनी पुलिस के कंट्रोल में काम हो रहा है, अगर किसी तरीके की व्यवस्था बिगड़ जाए सेना के कंट्रोल में काम करेगा, लेकिन उस अभी पुलिस जवाब देने ऊपर के लिए बिल्कुल फिर सेना जवाब देगा ऊपर। इस तरीके से सिस्टम है। मार्शल रूल अलग चीज होती है, मार्शल लॉ अलग चीज होती है। जैसे पाकिस्तान में अगर सामने देखें और मार्शल रूल लागू होता है, बांग्लादेश में भी क्या चल रहा है? मार्शल रूल चल रहा है, ठीक। अब तो नहीं, अब नहीं हो गया, अब तो मोहम्मद यूसुफ वो चल रहा है। म्यांमार में चल रहा है, म्यांमार में मार्शल रूल चल रहा है, सैन्य शासन चल रहा है। तो यहाँ पर सैन्य शासन अगर आ जाएगा तो लोकतंत्र समाप्त। सैन्य शासन में सामान्यतः लोकतंत्र नाम की चीजें वो तानाशाही हो जाती है। तो मार्शल लॉ अलग है, मार्शल रूल अलग है। हमारे मार्शल रूल का प्रावधान नहीं किया गया, हमारे मार्शल लॉ का प्रावधान किया, सैन्य विधि का प्रावधान किया गया। इसीलिए आप देखते होंगे 1950 में हमारा भारत संविधान लागू हुआ। 1950 से लोग गणतंत्र बन गए, रिपब्लिक बन गए। और वर्ष कौन सा आ गया है? 2025, 75 साल हो गए। आज तक कभी सिस्टम ऐसा हुआ हमारे यहाँ, मतलब चाहे सत्ता परिवर्तन के समय या किसी और व्यवस्था के समय इतनी ज्यादा कोई दिक्कत हुई तो एक आपको एक इसका अपवाद मिलेगा जब इमरजेंसी लागू हुई इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। हाँ, लेकिन मार्शल लॉ में एक
की अगर हम बात करें पिछले 75 साल के इतिहास में चाहे कितनी भी शक्तिशाली सरकार रही हो, जैसे ही वोट इलेक्शन होता है तुरंत सत्ता बहुत शांतिपूर्वक ढंग से स्थानांतरित कर दी जाती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित। कभी हमारे इस तरीके के कोई विवाद हुए कि इलेक्शन हो गए और बीजेपी की सरकार चलेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो दंगे हो गए, या कांग्रेस की सरकार जा रही बीजेपी की सरकार आएगी दंगे हो गए, कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हमारे यहाँ की सत्ता क्या जाती है, परिवर्तित हो जाती है। मतलब हम लोग बहुत मेच्योर है डेमोक्रेसी के मामले में। फिर लेकिन वही अगर इसका एक एग्जाम्पल है, विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र अपने आप को बोलने वाला कौन सा देश है? अमेरिका। विश्व का पहला लोकतंत्र इसको बोलते हैं। हम लोग विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र है, विश्व का पहला लोकतंत्र सबसे पुराना लोकतंत्र किसको कहते हैं? अमेरिका को कहते हैं। अमेरिका में जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जा रही थी और जो बाइडेन की सरकार आ रही थी, तो व्हाइट हाउस में जो मतलब उन लोगों ने बवाल कर दिया था, जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे, लोग कहते नहीं होते संसद व्हाइट हाउस वगैरह वहां पर। तो अमेरिका इतना पुराना लोकतंत्र होता है, इस तरीके की हरकतें करता है। हमारे यहाँ आज तक ऐसी हरकतें तो मेच्योर कौन ज्यादा हो गए हम लोगों का, क्यों? और इसका ये एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि हम लोगों ने शासन व्यवस्था को इतना मजबूत बना रखा है कि हम लोग बहुत एक दूसरे के साथ शक्तियों का विभाजन किया तो उसको एक सही ढंग से लेके चल रहे हैं। ये सब कॉन्सेप्ट अमेरिका से शक्ति के विभाजन का कॉन्सेप्ट है ना, तो लेकिन ये लोग उसको सही से फॉलो नहीं कर पा रहे। हम लोग उसको फॉलो नहीं, हमारे आसपास तो देखो पाकिस्तान में हम वो साथ साथ आजाद हुए, लेकिन जितने समय तक वहाँ पे लोकतंत्र रहा, लेकिन जितना लोकतंत्र था उससे ज्यादा वहाँ पे सैन्य शासन रहा। बांग्लादेश देख लो, इधर म्यांमार देख लो, ये सब जगह पर अपन लोकतंत्र नाम ही का लोकतंत्र देखने को मिलेगा, जरा सा लोकतंत्र फिर सैन्य शासन आ जाता है। क्योंकि वो लोग मैच्योर नहीं है, हम लोग बहुत मैच्योर है भाई। मेरा हालांकि नेगेटिविटी भी इसकी है, जैसे कई बार अगर तुम देखें तो हम लोग लोकतंत्र के नाम पे क्या करते हैं, खाली 5 साल में एक बार वोट डाल जाते जाके लोग देखो कि हाँ वोट डाले पर बात है। इसके बाद अपने नेता पूछने की हिम्मत नहीं करते कि हाँ जो है क्या है। अभी लोकतंत्र में बहुत सी खामियां हैं, जैसे एक अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले, अगर बाई चांस आपसे कभी लिखने को आ जाए, पेज पर लिखने को आ जाए, तो ये चीज आपको चाहे एथिक्स पे लिखने को आ जाए चाहे यहाँ पे, अगर लोकतंत्र की खामियां या भारत के प्रशासनिक सिस्टम की खामियां, तो ये हम लोगों का अधिकार होता है, इसको जो कहते हैं राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल। सुना नहीं सुना राइट टू रिकॉल क्या कहते हैं? नहीं कहते। जैसे मान लिया इलेक्शन कब हुए थे? 2024 में 2024 में इलेक्शन हुए और इनकी सरकार कब तक रहेगी? 2029 तक रहेगी। ठीक है, हमने मान लिया सांसद चुन के भेज दिया, हमने अगर सांसद चुन के भेज दिया तो मान के चलो 5 साल तक उनका ये पक्का हो गया, बस 5 साल तक पक्का। क्या अभी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि हाँ हम अगर हमारा सांसद या हमारा विधायक किसी काम ना कर रहा हो तो हम उसको हटा सके? क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? इसको क्या बोलते हैं? राइट टू रिकॉल बोलते हैं। रिकॉल मतलब वापस बुलाना, रिकॉल मतलब है वापस बुलाना। कि अगर कोई सांसद या विधायक ढंग से काम नहीं कर रहा है, पब्लिक की अपेक्षाओं के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे पब्लिक उसको क्या कर सकते हैं? वापस बुला सकते हैं। तो ये तो होना चाहिए, होना चाहिए होता है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा होगा क्या, ये अगर बाय द वे किसी तरीके लिखने को आ जाए तो पॉइंट पे ध्यान रखना होगा। देखो मेंस की अगर बात करें, मेंस में ऐसा है कि मेंस में आप वही चीजें लिखेंगे जो आपको नोट्स में होंगी, सब चीजें लिख पाएंगे नोट्स में, और उसकी ऐसी होगी आप धीरे धीरे करके सीख रहे हो, कहीं यहाँ से सुनिए, कहीं यहाँ से सुनिए, कहीं यहाँ से उसी को मेंस बढ़िया कर लिखेगा। दूसरे का एग्जांपल दे दे, एक कौन सा है? नोटा। हम लोग यूज करते हैं नोटा, ना आता है। जैसे मान लिया आपने ऐसे करके ये ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन में ऐसे करके ये इतने सब है और लास्ट में आपको कौन सा मिलेगा? ऐसे करके नोटा। ठीक है, नोटा का मतलब क्या है? हमें इनमें को भी आपको पसंद नहीं है, ये नोटा का मतलब होता है। अब इतने सब लोगों में अगर वोटिंग हुई, इसके बाद भी अगर सबसे ज्यादा वोट अगर नोटा में चले गए, तब भी नोटा का कोई मतलब नहीं, समझ रहे? कोई मतलब नहीं है इसका, कोई मतलब नहीं भाई। नोटा तो खाली बेकार ही हो गया, नोटा मतलब नोटा, कोई मतलब नहीं रहेगा भाई। जब ज्यादा वोट यानी इन सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिल गए, इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि वहां पर इलेक्शन फिर से होना चाहिए, इन सब कैंडिडेट्स को हटाकर इन्हीं की जगह पर दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनको हम लोग चुने, तब तो नोटा हमारे काम का है। पर नोटा में अगर सबसे ज्यादा वोट में नोटा मिल भी है, तब भी नोटा है बेकार ही। तो ऐसे बहुत लोगों को फायदा है नोटा देने, नोटा वाला जीतेगा तब भी नहीं, मतलब नोटा जीतेगा तब भी नहीं, चाहे सबके सब वोट जो नोटा को मिले तब भी बेचारा नोटा हारेगा ही हारेगा। ठीक भाई, सबसे ज्यादा वोट अगर नोटा को मिले हैं तो मतलब कि वो नोटा जीत गया, ये सब क्या हो गए? ये सब हार गए। लेकिन नोटा का कोई मतलब नहीं है, इनमें से जिसको ज्यादा वोट मिल जाएगा वही क्या हो जाएगा? वही जीत जाएगा। और अगर कभी आपको लोकतंत्र की खामी लिखने को आ जाए, और देखो हमारे डेमोक्रेसी में सिस्टम कौन सा चलता है? डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम है। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट
चुनने की पद्धति। हमारे यहाँ जो मतलब वोट देने के लिए जाते हैं, जो प्रतिनिधि अपने चुनते हैं, उसमें कौन सा मेथड का होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जैसे मान लिया अब इलेक्शन हो रहा है, ए बी सी डी ऐसे करो, 4 कैंडिडेट है, एक एग्जांपल के तौर पर ले लिया, हमारे 4 कैंडिडेट हैं, हमारे टोटल वोट कितने पड़े हैं? वैध वोट, लीगल वोट कितने? 100 वोट पड़े हैं। यहाँ पर मान लिया ए को कितने वोट मिले? 24, बी को वोट मिले 25, सी को वोट मिले 25 और डी को वोट मिले 26। ठीक है, 100 वोट ऐसे करके बढ़ेगा। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? ए बी सी डी में से कौन जीतेगा? डी जीतेगा। डी जीतेगा, सही है क्या गलत? ऐसी जिसको ज्यादा वोट मिले वही तो जीता है। ठीक, तो जीतेगा कौन? डी जीतेगा, क्योंकि देखो इनको 25, इनको 24, इनको 24, इनको कितने मिले? 26 वोट। तो जीतेगा कौन? डी जीतेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं? डी को मिले हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि सबसे ज्यादा वोट डी को मिले, और यही कॉन्सेप्ट चलता है हमारे, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले तो वही व्यक्ति जीत जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 26 लोग चाहते हैं कि डी हमारा सांसद, विधायक, जो कुछ भी हो बन जाए। ठीक, इनको 25 लोग चाहते हैं, इनको भी 25 चाहते हैं, इनको भी 24 चाहते हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा लोग किसको चाह रहे हैं? डी को चाह रहे हैं, तो डी हमारा सांसद है, विधायक बन जाए। लेकिन इसके अपोजिट सोचो भाई, 26 लोगों ने कह दिया कि डी हमारा सांसद है, विधायक बने, 74 लोगों ने कहा है डी हमारा सांसद, विधायक ना बने। अपोजिट सोचो इसका, तो ये अगर देखो तो ये व्यवस्था अच्छी है कि गलत है? व्यवस्था गलत हो रही है भाई। 74 लोग कह रहे हैं कि ये व्यक्ति हमारा रिप्रेजेंटेशन करने वाला व्यक्ति ना हो, हमारा ये कैंडिडेट हमारा नहीं होगा। 26 लोग कह रहे हैं कि ये हमारा कैंडिडेट होगा, तब भी हमने किसको चुना है? 26 बार चुन लिया, 74 लोगों की बात को हमने इग्नोर कर दिया। क्यों? इसको क्या सिस्टम होता है? फर्स्ट पास्ट द, और सबसे पहले खंभा छूने की पद्धति। जो दौड़ के जा रहा है सबसे पहले जो छूलेगा वही जीत जाएगा। अब इससे मतलब नहीं है कि दौड़ने की स्पीड क्या थी, समझ रहे? बाकी के 3 माने पता है, इसे वो पैदल चल रहा है, ये थोड़ी सी स्पीड अगर अच्छी हुई, थोड़ी सी स्पीड वाला जीत जाएगा। ये हमारा लोकतंत्र की क्या है? खामी, ये नेगेटिविटी है कि भाई 26 लोगों ने कह दिया कि ये जीते, 74 लोगों ने कह दिया ना जीते, तब भी किसका माना गया? 74 वाला नहीं माना जाएगा, किसका माना जाएगा? 26 का माना जाएगा। ये भी हमारे लोकतंत्र की क्या हुई? नेगेटिविटी हो गई। बात इसमें सोचा करो, कुछ चीजों पे सोचा करो, एक सिविल सर्वेंट की तरह सोचो कि हाँ कौन सी चीजें हमारी व्यवस्था में सही है, कौन सी चीजें हमारी व्यवस्था में खराब है। कल को पता लगे आप आईएएस बन गए थे, धीरे धीरे आईएएस बनेगा और ऊपर प्रमोट होके जाएंगे, पता लगे आपको बना दिया गया निर्वाचन आयोग बना दिया गया, अंतरे ऊपर जाइए यही ऊपर होते निर्वाचन आयोग बना दिया। और वहां पे जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि हमारे निर्वाचन में कौन कौन सी खामियां हैं, कैसे करके सुधार हो उसको। सिस्टम तो प्रशासनिक अधिकारी चलाते हैं, नेता लोग थोड़ी सिस्टम चलाते हैं। सिस्टम नाम है खाली उनका, सिस्टम कौन चलाता है? प्रशासनिक अधिकारी चलाते हैं, आईएएस आईपीएस जो ऑफिसर होते हैं वही लोग चलाते हैं। और पता है उन्हें पता ही नहीं कि समस्या कहाँ है, समस्या ही नहीं पता तो समाधान कहाँ से पता होगा। तो पहले समस्या पता होनी चाहिए, और जब समस्या पता हो तो उसका समाधान भी पता। खाली समस्या से भी काम नहीं चलेगा कि हाँ समस्या पता है, ये समस्या है, खाली समस्या पता है, समाधान भी तो पता होना चाहिए। समाधान क्या है? और समाधान तभी पता होगा जब समस्या को अपनी समस्याएं ढूंढो कि हमारे में कहाँ कहाँ कौन कौन सी समस्या है, सिस्टम में कौन सी समस्या, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स देखो, और कौन सी समस्या है, और कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है उस सब्जेक्ट के टॉपिक को देखो कि यहाँ पर अगर ये कार्यक्रम क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इन सब चीजों को देखो पूरा का पूरा एकदम माइंड में बनाओ अपना प्रोग्राम किस तरीके से उसको लेके चलना। ठीक, तो आप करना तो आप ही लोग अभी पढ़ रहे हो, आप करो और करो बताओ बताओ करके मान के यही चल रहा है कि हाँ एक नौकरी पक्की लेनी लेनी है, ऐसे तो नहीं पढ़ते रहे खाली थोड़ी सी नॉलेज हो जाए भाई। मान के तो यही चल रहा है कि हाँ नौकरी इनको लेनी है। आज कल आज ये कल काम लोगे इस बार में अगली बार में कुछ लोग इसे इस बार पेपर देंगे, कुछ लोग अगली बार पेपर देंगे, नौकरी तो लेनी लेनी है। तो सिस्टम में आपको पता होने कौन कौन सी समस्याएं हैं, बाई चांस जीवन देने के लिए बहुत है, बहुत सी चीजें ऐसी होगी आपकी नोट्स में नहीं होगी, आपको अलग से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें लिखेगा। तो ये हमारे कौन से आर्ट काम जाते हैं? 33, 36 और 35 तीन आर्टिकल क्लियर क्लियर। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपके सारे आर्टिकल होंगे, कितने आर्टिकल आपको सारे रहते हैं फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 35। ठीक है, मणिपुर में हाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ नहीं, सैन्य विधि लागू नहीं है वहाँ पर, राष्ट्रपति शासन लागू है। सैन्य विधि एक अलग होती है और राष्ट्रपति शासन अलग होता है। सैन्य विधि एक क्षेत्र विशेष में लागू कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था ठीक ठाक ढंग से चल रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हमारी बाकी के मंत्रिपरिषद शासन व्यवस्था ठीक से चल रही है।
किसी वजह से मान लीजिए पीढ़ी की शासन प्रणाली ठीक ठाक ढंग से ना चल पाए, स्पेशली एक एरिया में, ऐसे में इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, ये केंद्र सरकार ने कहा कि यहाँ व्यवसाय ठीक नहीं चले, केंद्र सरकार क्या करेगी, केवल अपने पीढ़ी में सैलरी लागू कर देगी यहाँ पर। तो यहाँ के एसपी वगैरह के अधिकार क्या हो जाएंगे, कब हो जाएंगे, यहाँ पर कोई जो कर्नल जो भी अधिकारी होंगे सेना के, वो लोग अपना प्रशासन संभालेंगे और रिपोर्ट किसको करेंगे, इनको केंद्र सरकार। ये होगा सैन्य, ठीक। तो सैन्य नीति का मतलब वहाँ की शासन प्रणाली कौन चलाएगा, संसद, सेना। अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो आप मानिए उत्तर प्रदेश का राष्ट्रपति शासन हो गया, तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पर मुख्यमंत्री और बाकी की मंत्री काम नहीं करेंगे, यहाँ की शासन प्रणाली केंद्र सरकार के द्वारा चलाएगी। तो मणिपुर में सैन्य नीति लागू नहीं है, मणिपुर में इसमें मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ की मंत्री परिषद नहीं है, वहाँ का शासन कौन चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया। इस तरह तो मणिपुर में अभी हम लोग आगे देखिए आपातकाल आएगा तो सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में ही लगाएगा, सर 11वीं बार मणिपुर में 11 अभी तक उत्तर प्रदेश 10 बार तो मणिपुर में 11 बार। तो राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू नहीं है, वहाँ पे राष्ट्रपति सैन्य शासन लागू नहीं है, वहाँ पे राष्ट्रपति का शासन लागू है। आगे वो आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल हमारे सारे हो गए मूल अधिकारों से रिलेटेड। अब इसके कुछ और हम लोग कॉन्सेप्ट टाइप के देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। जैसे अगला हमारा आता है मूल अधिकारों का निलंबन, मूल अधिकारों का निलंबन। कौन सी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब हमारे मूल अधिकार क्या हो जाएंगे, सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो सस्पेंड करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे करके मूल अधिकार हमारे सस्पेंड हो जाएंगे। तो देखो मूल अधिकारों का निलंबन की अगर बात करें तो मूल अधिकार कब निलंबित होते हैं, आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान मूल अधिकार क्या होते हैं हमारे सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित। सस्पेंड होने का मतलब सोचते हैं मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे या और कोई मतलब होता है इसका, और मतलब होता है क्या मतलब नहीं, वो तो है, वो तो आपत्ति से सस्पेंड करेंगे तब हो जाएगा। जैसे मान लिया आपातकाल लागू हो गया, मान लिया आपातकाल लागू हो गया, आर्टिकल 19 हमारा सस्पेंड हो गया, ठीक। तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते नहीं जा सकते, जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तब नहीं जा सकते जब 32 को भी निलंबित कर दिया जाएगा। अभी देखिए दोस्तों किस तरीके से, फिर हमारे कहने के लिए कि हम करेंगे मूल अधिकारों को सस्पेंड कर रहे हैं, तो सस्पेंड करने का मतलब क्या, खत्म कर दिए मूल अधिकार। हाँ, क्या होता है सस्पेंड करना, मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है। सस्पेंशन का मतलब है कुछ समय के लिए ये चीजें हमारी लागू नहीं रहेंगी। देखो किस तरीके से हम लोग क्या क्या करते हैं, इसको देखो क्या होता है। आपातकाल पहले देख लेते हैं। आपातकाल हमारे संविधान में 3 तरीके के आपातकाल बताए गए हैं, वह तीनों आपातकाल कौन से होते हैं। पहला एक हमारा होता है आर्टिकल 352, दूसरा हमारा आपातकाल होता है आर्टिकल 356 और तीसरा हमारा आर्टिकल होता है आर्टिकल 360, ठीक है। 3 प्रकार के हमारे आपातकाल होते हैं। यहाँ पे 100 पॉइंट इधर देखो कि जहाँ पे 352 के तहत मूल अधिकार, यहाँ पर हमारे मूल अधिकार प्रभावित हो, लेकिन 356 के तहत हमारे मूल अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, 360 के तहत हमारे मूल अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है। तो मूल अधिकार हमारे कब प्रभावित होंगे, केवल और केवल 352 के तहत जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तभी। अब होता क्या है, तो 352 के तहत कहा गया है यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। तो आपने जो मणिपुर वाला क्वेश्चन पूछा वो भी आपने ये भी थोड़ा सा इसमें भी आ गया, ठीक। तो ये कौन सा हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, कौन सा आर्टिकल है 352, इसको बोलते नेशनल इमरजेंसी। दूसरा कौन सा 356, इसको कहते हैं राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्यों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होता है जब वो बेकार हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के हिसाब से वहां का शासन ना चलाया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में राज्य में क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, राष्ट्रपति शासन। मणिपुर में भी देखा होगा 2-3 साल हो गए बहुत दंगे हो रहे हैं वहाँ पर, मेती समुदाय वगैरह में बहुत दंगे हो रहे हैं। इसी वजह से वहाँ पर क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की सिचुएशन में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन अगर कहीं पे लगाया जाता है किसी राज्य में, तो उसको 356 के तहत लगाया जाता है, ठीक, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। 360 की बात करें, यहाँ पे कहा गया है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल।
फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो 3 प्रकार के हमारे आपातकाल हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, ये कब लगाया जाता है? देखो मूल संविधान की पहले हम लोग बात कर लें। हमारा संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान में 3 आधार बताए गए थे: युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, ऐसे 3 आधार बताए गए थे। ये संविधान कौन सा था? मूल संविधान। हमारा संविधान लागू हुआ जब 3 आधार बताए गए थे कि अगर हमारे किसी के साथ युद्ध हो जाए या कोई हम पर आक्रमण कर दे या भारत के अंदर किसी तरीके की आंतरिक अशांति फैली हुई हो तो वहां पर क्या कर देंगे? आपातकाल लगा सकते हैं। युद्ध समझ रहे हैं, हमने किसी देश के साथ युद्ध लड़ना शुरू कर दिया, युद्ध हो जाएगा। आक्रमण, कोई हम पे आक्रमण करते वो भी समझ रहे हैं। आंतरिक अशांति की कोई स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं कि आंतरिक अशांति किसको कह सकते हैं? अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए 2-4 लोग वाले किसी तरीके का कदर करना शुरू कर दे, वो भी तो अशांति ही है, ठीक है। क्या ऐसी अशांति को एक राष्ट्रीय आपातकाल लगा देना चाहिए? नहीं लगा चाहिए ना। लेकिन अगर सरकार मिसयूज करना चाहे तो उसको मौका तो मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अभी पता है हम सरकार की किसी नीति के खिलाफ है और हम जाके उपाधि कॉलेज चौराहे के साइड में बैठ के आराम से अपने आर्टिकल 19 के तहत एक के तहत जो 6 अधिकार मिले हुए उन्हीं में एक अधिकार है हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। आराम से अपने इसी आर्टिकल 19(1)(b) के तहत अपने इस अधिकार का प्रयोग करें, शांतिपूर्वक ढंग से जाके बैठ के सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार ने कहते ये लोग अशांति फैला रहे हैं, ठीक, आपातकाल लगा दिया। कर सकते नहीं कर सकते? अगर मिसयूज करना ही चाहे तो मिसयूज कर सकते हैं। इसी का किया गया था मिसयूज 1975, ठीक है। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के समझ में तीसरी बार आपातकाल लगाया गया है। किस आधार पर लगाया गया था? आंतरिक अशांति के आधार पर। हुआ ये था, इंदिरा गांधी रायबरेली से सांसद पद के लिए चुनी गई थी। उसके बाद उनके उसी इलेक्शन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया कि उन्होंने गलत तरीके से जीता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके निर्वाचन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। इनका चयन हुए निर्वाचन को गलत तरीके से रद्द कर दिया। उन्होंने अपील दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है अभी स्टे कर देते हैं, मतलब आगे देखेंगे, लेकिन बस एक प्रधानमंत्री के रूप में ये बनी रहेगी प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में एक प्रधानमंत्री ऑफिस नहीं जा सकती, वहां पर जाकर महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं ले सकती। ये उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब प्रधानमंत्री तो बनी हुई है तो सीधी सी बात है आपातकाल लगाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। हम लोग आगे देखेंगे जितने भी काम किए जाते हैं सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। करेगा मंत्रिपरिषद के सदस्य, फिर नाम किसका लगा देंगे? राष्ट्रपति का। हमने थोड़ी करा, ही करा है, ठीक है। तो ऐसे प्रधानमंत्री अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते, राष्ट्रपति तो करे ही करेंगे। राष्ट्रपति से कह दिया कि जरा आपातकाल लगाओ, राष्ट्रपति आपातकाल लगा दिया। फिर डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद उसको राष्ट्रपति थे, उनके नाम से आपातकाल लगा दिए। वो आपातकाल लगाने का आधार क्या था कि वो आंदोलन चल रहा है, जेपी मूवमेंट चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या है? अशांति है। फिर इसको मिसयूज किया, इस वजह जितने भी विपक्षी दल के नेता थे उन सबको जेल में बंद किया गया, बढ़िया तरीके से सुनाई लगाई। फिर उन्होंने सोचा कहीं दोबारा ऐसा ना हो, ऐसे में उसके बाद उन्होंने क्या किया? एक संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इस आर्टिकल 352 में चेंज किया गया और इसमें कहा गया कि अब आधार क्या होंगे? युद्ध, एक आधार होगा युद्ध आपातकाल लगाने का। दूसरा आपातकाल आधार कौन सा होगा? बाह्य आक्रमण, लेकिन आंतरिक अशांति नहीं होगा। इसकी जगह पर कौन सा शब्द दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन क्लियर हो रही है कि सशस्त्र विद्रोह मतलब खाली शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पे लोग आंदोलन कर रहे हैं तो वो तो आंतरिक अशांति की कैटेगरी में भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह की कैटेगरी में वो नहीं आ रहा। अब आराम से जाए शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करें। अब सरकार आपातकाल लगा सकती है क्या? नहीं लगा सकती। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 3 आधार घोषित किए गए। पहला कौन सा? युद्ध। दूसरा कौन सा है? बाह्य आक्रमण। और तीसरा कौन सा है? सशस्त्र विद्रोह। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे बन सकता है यहाँ पर आर्टिकल 352 में। क्वेश्चन आपसे ऐसे आएगा, निम्नलिखित में से किस आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? या निम्नलिखित में से किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत नहीं लगाया जा सकता है? तो है यानी कि कब की बात पूछ रहे? प्रेजेंट की बात पूछ रहे। तो कौन कौन से आधार है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। चौथा विकल्प आपको 99.99% जरूर मिलेगा, आंतरिक अशांति, ठीक है। 0.1% छोड़ के कुछ लिख दे तो लिख दे, वरना ये वाला शब्द जरूर मिलेगा और हो सकता है ये आपको पहले ही पॉइंट पे मिले। सबसे पहला विकल्प कौन सा
सा मिले, यही वाला मिले। देखो एग्जामिनर कई बार क्या करता है, ब्रेक लगाने का काम करता है, आपके माइंड को एकदम कैप्चर कर लेती है, हाँ ये आगे सोच ही ना पाए, तो पहले पे ही क्या लगा दिया, आंतरिक विद्रोह, चूंकि पढ़े हुए के आंतरिक के साथ ये सब आया हुआ बस, तो दिमाग में साइकोलॉजी क्या काम करेगी, ये वाले को तो दोबारा लौट के जाना ही नहीं, ये तो वही है, ठीक है, तो ये विकल्प में लौट के जाएंगे ही, बाकी के बाद में 3 बजे तक लगेगा, हाँ युद्ध भी था, बाहर आक्रमण था, ये लास्ट वाला थोड़ा सा नया नया सा शब्द लग रहा है, ठीक, तुरंत ही बाहर क्या हो जाएगा आंसर, गलत हो जाएगा, ठीक। तो जगह अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, और कौन सा लगाएंगे, युद्ध, बाह्याक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, और अगर डी बना के देगा, ऐसे कर देगा कि निम्नलिखित में से किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, उसे विकल्प चारों दे दिए, विकल्प चारों दे दिए, और नीचे बनाया ऐसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ऐसे करके विकल्प बनाए, और नीचे कोडिंग बनाई, केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 1 2 3 4, या फिर 1 2, ऐसे करके आगे तो जो हाँ चारों बड़े थे, चारों बात थे, युद्ध भी आया था, बाह्याक्रमण भी आया था, आंतरिक अशांति भी आई थी, सशस्त्र, 4 ऑप्शन थे यहाँ, तो कौन से आ जाएंगे, चारों हो जाएंगे, तो सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो प्रेजेंट में ये नहीं है, आंतरिक अशांति नहीं है, इसकी जगह पे कौन सा शब्द रखा गया है, सशस्त्र विद्रोह। अब क्वेश्चन अगर आए कि संविधान में सशस्त्र विद्रोह किया कब किया है, तो कौन सा लगाना है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, जितने भी संविधान संशोधन अधिनियम आ रहे हैं या आगे आएंगे, मिनिमम इतने आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा संविधान संशोधन क्या है। अब एक संविधान संशोधन में एकमात्र बात नहीं है कि लोग 44वां आ गया, बस यही बात होगी, बहुत चीजें संविधान संशोधन के माध्यम से भी आई थी, तो यहाँ पर भी आया, देखो संपत्ति के अधिकार में भी आया, कहीं और भी आ सकता है, बहुत सी चीजों में आपका ये आ जाएगा। कैबिनेट शब्द, एक कैबिनेट जो लोग यूज करते हैं, कैबिनेट शब्द संविधान में कब जोड़ा गया था, इसी 44वें संविधान संशोधन के बारे में अब कह दिया गया कि पूरी कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। पहले आपातकाल को देखते हैं, मूल संविधान में 3 आता, पहला कौन सा, युद्ध, दूसरा कौन सा, बाह्याक्रमण, और तीसरा कौन सा, आंतरिक अशांति। वर्तमान में युद्ध, बाह्याक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह रखा गया है कब, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद, ठीक। इनके आधार पर भारत के पूरे भारत में या भारत के किसी हिस्से में क्या कर सकते हैं, आपातकाल घोषित कर सकते हैं। ऐसा आपातकाल अभी तक 3 बार घोषित किया गया। जब आपातकाल हमारा चल रहा हो वहां पर तो और भी एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखेंगे किस तरीके से 3 बार आपातकाल घोषित किया है। भारत चाइना युद्ध, दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध, और तीसरा 1975 में इंदिरा गांधी युद्ध, ऐसे करके 3 बार हमारा घोषित किया गया। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे हमारे मूल अधिकारों से कोई संबंध नहीं होता, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, केंद्र में किसकी है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, ठीक। मान लिया उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद काम कर रही है तो हम लोगों के पास मौलिक अधिकार है कि नहीं है, सभी अधिकार है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, ना ही जो मौलिक अधिकार हमारे बाधित कर सकते हैं किसी तरीके में। अब मान लिया चाहे उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार हो, चाहे ये शासन व्यवस्था चलाए, चाहे केंद्र सरकार शासन व्यवस्था चलाए, हमें किसी से कोई दिक्कत है क्या, हमें थोड़ी कोई दिक्कत है, चाहे ये चला चाहे वो चला, ऐसा थोड़ी है कि ना अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का के द्वारा शासन चलाया जाता है, इसलिए सभी के अधिकार थे। आप जो है यहाँ पर क्या किया जाए, प्रधानमंत्री के माध्यम से डायरेक्टली या फिर राष्ट्रपति के माध्यम से शासन चलाया जाएगा, तो भैया तुम लोगों को अधिकार नहीं मिलेंगे, ऐसा होगा क्या, ऐसा थोड़ी। चाहे हमारे यहाँ कानून, चाहे हमारा विधानमंडल बनाए, चाहे केंद्र सरकार बनाए, हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स किसी तरीके से प्रभावित नहीं होते। 360 के बाद ये भी कई बार लगा है, इस पर बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया गया है, आपसे तो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा है, मणिपुर में लगा, ठीक। डिटेल में देखें कब कहाँ कैसे कैसे करके लगा है। 360 की बात करें, 360 का वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल वित्त मतलब पैसा, वित्त का मतलब फाइनेंस पैसा, ठीक। तो अगर किसी समय भारत की आर्थिक साख संकट में हो, हमारी क्रेडिट खतरे पड़ जाते हैं, ऐसे में राज्य क्या कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है, भारत सरकार आपातकाल लगा सकते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है वित्तीय संकट, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया मार्केट में हमारी थोड़ी सी ठीक ठाक हमारी बड़ी पोजीशन है, हम अगर किसी दुकान पे गए तो हमने उनसे कहा कि हाँ भाई अभी जरा थोड़ा सा ये सामान ऐसा का सामान दे दो और कितने रुपये बने आप अभी ले लो, बाद में आपको दे देंगे। भले मार्केट में हमारी बात पूरी क्यों ना हो, इसलिए क्योंकि जब भी उनका पैसा बनता है एक समय के बाद उनको समय पे पैसा लौटा देते हैं। तो मार्केट में हमारी बात जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्रेडिट साख, क्या बोलते हैं साख, इकोनॉमी में पढ़ते हो साख, ठीक है। तो मार्केट में हमारी क्रेडिट कैसी है, अच्छी है, लोन मिले ना उसको क्या बोलते हैं, सिविल स्कोर, सिविल स्कोर मापे
तो ये क्रेडिट वाली मार्केट में कैसी है, अच्छी। हमने उससे कहा भाई इतना इतना सामान आप दे देना और 30 तारीख को हम 30 तारीख के आसपास हम आपको पैसा दे देंगे। और पता लगे 30 तारीख या 29 तारीख 28 तारीख को हमने उनको जाके पैसा दे आगे। ऐसे में अगली बार जब उनसे पैसा लेने जाएंगे या सामान लेने जाएंगे तो वो हमें मना करेंगे या दे देंगे? दे देंगे। भाई ये बढ़िया भी है, इन्होंने अगर 30 तारीख के लिए कहा तो 30 तारीख को ये पैसा दे गए। ठीक, तो पता लगे हमने उनसे कहा कि हाँ 30 तारीख को दे देंगे। ठीक, और कितना रुपया बना कि 1000 रुपया बना है। 1000 रुपये का सामान कितने तारीख को देखो तो 30 जुलाई 2025 को दे देंगे। उन्होंने 30 तारीख तक का इंतजार किया और जुलाई में पैसा नहीं आया। उन्होंने क्या किया 1 अगस्त को अपने कोई कर्मचारी को हमारे पास भेजा कि भाई तुम 1000 रुपये का सामान लेके गए, तुम्हें पैसा नहीं होगा। हम कहा अच्छा नहीं ध्यान देंगे, कल आते कल पहुंचे 2/8 को पहुंचे, 2/8 को पैसा नहीं दिया। तो 3 तारीख को फिर क्या किया, फिर से अपना एक कर्मचारी भेजा, उन्होंने पैसा लेके आओ। हम लोगों ने क्या किया कि 500 दे दिए, 500 आ लो 500 दे दिए 400। ऐसे करके पता लगे महीने भर में उनको पैसे मिल रहा है, पैसे उनको पूरे दे दिए। ठीक है, लेकिन कि ऐसे में अगली बार हम उनसे उधार लेने जाएंगे तो सोचेंगे थोड़ा सा, ये तुरंत दे देंगे। सोचेंगे, आप सोचेंगे कि इनकी जो क्रेडिट भाई अच्छी नहीं है, तो ये होता है। तो मान लिया मार्केट में हमारी क्रेडिट अच्छी है तो पैसा ठीक ढंग से मिल जाएगा, और क्रेडिट खराब है तो पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे भारत सरकार की क्रेडिट होती है। भारत सरकार क्रेडिट कब मिलता है कि अगर किसी समय भारत सरकार की भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साख में किसी तरीके की कोई दिक्कत आ जाए, मतलब हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, हमारा क्रेडिट भी संकट में पड़ जाए, ऐसे में क्या कर सकते हैं, वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। जैसे मैंने हमारे पैसा कम हो गया, हमने क्या किया, हमने कहा IMF के पास है या फिर अमेरिका के पास है, किसी भी देश के पास है, हमने उनसे कहा थोड़ा सा लोन दे दो, उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे। कहा कि चाहिए यार कुछ नहीं, जरा पैसा नहीं है और राष्ट्रपति वेतन मांग रहे हैं, वेतन देना है। भाई बताओ भारत के पास इतना पैसा नहीं है कि राष्ट्रपति को सैलरी देने का पैसा नहीं है, कितनी बेइज्जती हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बेइज्जती हो जाएगी, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे में अमेरिका से लोन लेके सैलरी दे दीजिए या अपने खर्चों में कटौती कर लीजिए, अपने खर्चों में कटौती करना ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, ऐसे में कौन सा मामला लगा देते हैं, वित्तीय आपातकाल। भारत की आर्थिक संकट की स्थिति में हो, ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 360 में क्या कर सकते हैं, वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। और वित्तीय आपातकाल की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, अपने खर्चों में कटौती करते हैं। ये बताओ अगर वित्तीय आपातकाल लागू है तो सरकार अपने खर्चों में कटौती करेगी, हमारे बोलने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा देगी। बिना भैया तुम बोलते हो तो इसीलिए तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, अभी तो बोलोगे नहीं, आर्थिक स्थिति सही हो जाए तब बोलो। ऐसा कर सकते हैं क्या भाई? हमारे बोलने से तो अर्थव्यवस्था सुधर नहीं जाएगी कि अगर हमने जरा सा कुछ बोल दिया या ना बोले तो अर्थव्यवस्था सुधर जाए, उससे कोई मतलब है, उससे तो कोई मतलब नहीं। तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति में हमारे मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हो सकते। तो मौलिक अधिकार हमारे कब प्रभावित होते हैं, केवल और केवल इस बार। ठीक है, पहला पॉइंट तो देखो, आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन से आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं? कौन सा हो जाएगा, 352 राष्ट्रीय आपातकाल में हमारे मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, 356 और 360 में हमारे मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होते। फिलहाल आपको आपातकाल में ध्यान रखना कितने हैं, 3 प्रकार के आपातकाल, और डिटेल में इसको हमारा आपातकाल वाला टॉपिक आएगा। आप किस तरीके से मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं वो देखिए, ठीक है, आप देख लेते हैं कैसे करके हमारे आपातकाल प्रभावित होते हैं। ये कहीं नहीं रहा नहीं, क्या हुआ नींद आ रही है आपको? जिस समय यहाँ पे कुछ समझा रहे हो दिक्कत ये होती है क्योंकि इसे यहाँ पे हमको इतनी देर अपने सीखने के लिए एक फ्लो बनाना होता है। ठीक है, वो कोई टॉपिक जैसे आप लोग देखते हो कोई टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एक फ्लो बनाना होता है, कौन सी चीज़ को कहाँ से जोड़नी है। और क्लास में किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस होती है तो हमारा फ्लो टूटता है, और फ्लो टूटने से थोड़ी सी दिक्कतें आती है क्योंकि देखो यहाँ पर बोर्ड पे जितने पॉइंट्स आ जाएंगे, जितने पॉइंट्स बोर्ड पे आ जाएंगे उतने पॉइंट्स आपकी कॉपी पे आ जाएंगे। ठीक है, अलग से नहीं, जितने बोर्ड पे मैक्सिमम जितने पॉइंट्स आ जाएंगे उतने पॉइंट्स आपकी कॉपी में आ जाएंगे। और जितने ज्यादा पॉइंट्स आपकी कॉपी में आ गए तो फायदा किसके लिए, आप लोगों के लिए फायदा, मेरे लिए थोड़ी फायदा है। अगर आप लोग तो कोशिश क्या करो, मतलब जिस समय लेक्चर चल रहा है उस समय डिस्टर्ब थोड़ी सी ना हो। ठीक है, ज्यादा मतलब मुझे एक अच्छा बात आराम से बन जाएगा, आपने दोनों लोग बन जाएगा बढ़िया आगे का विकास दे देंगे। तो यहाँ पे आपातकाल देखते हैं, कौन से आपातकाल में हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रभावित होते हैं, 352 में प्रभावित होते हैं। आप देख लीजिए 352 का जो हमारा आपातकाल है, ये आपातकाल हमारा 2 प्रकार का हो सकता है।
तीन आधार हमने देखे, कौन कौन से? एक है युद्ध, दूसरा कौन सा है? बाह्य आक्रमण, और तीसरा कौन सा होता है? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह ये है आपातकाल भी हमारा दो प्रकार का होता है। जैसे युद्ध और बाह्य आक्रमण की अगर बात करें तो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर कोई आपातकाल लगाया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य आपातकाल। बाह्य आपातकाल, एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है। क्योंकि कैसी घटनाओं से प्रभावित है? ये बाहर की घटनाओं से प्रभावित है, इसको क्या कहते हैं? बाह्य मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी एक आपातकाल हमारा ये सशस्त्र विद्रोह की बात करें तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो आपातकाल लागू होगा इसको क्या कहते हैं? इसको आंतरिक आपातकाल कहते हैं। आंतरिक आपातकाल, आंतरिक आपातकाल है इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी मतलब ये नहीं है एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल का कि ये भारत से बाहर लगाई जाएगी और ये भारत के अंदर लगाई जाएगी। मतलब कौन सी घटनाओं से प्रभावित है? एक्सटर्नल बाहर की घटनाओं से प्रभावित है, इंटरनल भारत के अंदर की घटनाओं से प्रभावित है। दो प्रकार के आपातकाल लगते हैं। अब यहाँ पे देखना किस तरीके से हमारे आपातकाल प्रभावित अधिकार प्रभावित होंगे। जैसे मान लिया जैसे ही इस बाह्य आपातकाल को घोषित किया जाता है, जैसे घोषित किया जाएगा तुरंत आर्टिकल 358 प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आर्टिकल 352 के तहत इन दो आधारों पर अगर आपातकाल लागू होता है तो 358 अपने आप एक्टिव हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। और 358 में कहा गया है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होगा, राष्ट्रीय आपातकाल के घोषित होते ही आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्राप्त, आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाती, निलंबित हो जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे ही युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में अगर बाह्य आपातकाल लागू होता है तो 19 अपने आप खत्म, कुछ नहीं करना है, कोई आदेश नहीं निकालना है, सरकार को कुछ नहीं करना है, 19 अपने आप क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार चाहे कि इस 19 के 6 अधिकार प्राप्त 6 के 6 सस्पेंड हो जाएगा, अगर इन 19 के अलावा और भी किसी अधिकार को सस्पेंड करना चाहे तो यही पे कहा गया है इसके बाद अगर राष्ट्रपति को और किसी आर्टिकल को समाप्त करना है, समाप्त मतलब सस्पेंड करना है, और किसी आर्टिकल को अगर मूल अधिकारों के सस्पेंड करना है तो आर्टिकल 359 यहाँ पे कहा गया है यदि राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में कोई आदेश निकाले तो आर्टिकल 20 एवं 21 को छोड़कर शेष अधिकार ही निलंबित हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमारा 32 निलंबित होगा, ठीक है। तो दो प्रकार की सिचुएशन है, अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति है, युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में कहा गया है कि जैसे ही बाह्य आपातकाल घोषित होगा तुरंत अपने आप 358 एक्टिव हो जाएगा और 19 हमारा सस्पेंड, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 19 हमारा सस्पेंड, सरकार को कोई आदेश नहीं निकालना है, कोई अनाउंसमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपके बोलने का, घूमने फिरने जाने का ये सब अधिकार क्या रहते हैं? प्रभावित हो जाएगा। 19 से जो भी अधिकार मिले, ठीक, कुछ नहीं करना है। ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 358। तो अगर केवल 358 पूछ लिया जाए तो 358 में क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय आर्टिकल 19 का सस्पेंशन, ये कौन से में? 358 में। इसके बावजूद भी अगर सरकार और भी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करना चाहे तो इसके लिए राष्ट्रपति को एक आदेश निकालना पड़ेगा 359 के तहत। अगर राष्ट्रपति ने 359 के तहत आदेश निकाला और उसने कुछ आर्टिकल्स को मेंशन कर दिया कि ये वाले आर्टिकल भी क्या रहेंगे? सस्पेंड रहेंगे, तो जिन आर्टिकल को मेंशन कर देगा वो आर्टिकल को अधिकार क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे। केवल दो मौलिक अधिकार हमारे सस्पेंड नहीं होते हैं, वो कौन से हैं? 20 और 21। आप बता दो 20 में कौन सा, 21 में कौन सा? 20
20 में कौन सा अधिकार है? इसी बिना कमेंट करके बता दे 20 में कौन सा अधिकार है, 21 में कौन सा अधिकार है? 20 में कौन सा? उपाधि। हाँ ऐसे था बिना देखे ना पढ़ना पड़े तो वही नजर रहती है, यहाँ से सबकी नजर रहती है, उधर से रह ना रही, यहाँ से सबकी नजर रहती है। कौन सा आर्टिकल 20 में कौन सा, 21 में कौन सा? कौन सा? दोनों तरह से नाम सुन पाते हैं मतलब ये एक केवल एक है कौन सा? लेवल जो पार्टी का ये है भाई बोलो बता ये है। ऐसे 3 अधिकार दिए गए हैं, इसको कहते क्या है? अपराधों एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इनका विषय वाला कौन से में है? 20 में है। 21 में कौन सा है? प्राण स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी प्राण स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेंगे। कहा गया तो इन दो को छोड़कर शेष अधिकार कैसे हो जाएंगे? निलंबित हो जाएंगे। ये चीज और जानना चाहिए 20 और 21 वाला कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि 20-21 वाला कॉन्सेप्ट जोड़ा कब गया है? तो इनका जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक कॉन्सेप्ट जोड़ा गया कि 20 और 21 को तो किसी सिचुएशन में निलंबित कर ही नहीं सकते, ठीक है? सब निलंबित हो जाए, लेकिन 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते। क्लियर है की बात है? इस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे। अब दूसरी सिचुएशन, अगर आंतरिक आपातकाल लागू है, ठीक है? अगर आंतरिक आपातकाल लागू हुआ है तो हमारा कोई भी मौलिक अधिकार अपने आप सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है? ध्यान रखें, जैसे ही सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अगर इंटरनल इमरजेंसी लागू की गई है तो हमारा कोई भी मौलिक अधिकार अपने आप सस्पेंड नहीं होता, तो तब सस्पेंड होगा जब आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश निकाले, ठीक है? जब ऐसी अगर इमरजेंसी लागू हुई तो कोई हमारा मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं, अपने शब्द सस्पेंड नहीं हुआ, तब सस्पेंड हो जाएगा जब राष्ट्रपति ने 359 के तहत कोई आदेश निकाला और कहे 19 है, 22 है, 24 है, 28 है, ये वाला वो वाला, तब क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। तब भी 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा। क्लियर है बात है? तो इसको थोड़ा सा डिटेल करके देखो, ठीक है? हां पर्टिकुलरली सस्पेंड कौन सा? सस्पेंड। हां आर्टिकल सस्पेंड हो जाता है। हां उसका मतलब ये होता है कि अभी ये नहीं है, ये अधिकार अभी नहीं है, थोड़े समय तक वापस मिल जाएगा। इसके लिए हम 20 भी कर सकते हैं। हां कर सकते हैं, 32 के तक नहीं जा सकते, ठीक? भाई ये भी कुछ और डिटेल में अभी इसको इसके बाद में कौन ले रहे हैं, ठीक? अब इसका प्रभाव क्या होगा हमारे आर्टिकल पर से ये वाला अगर है केवल 358 किया गया कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये भी अगर मेंशन कर दिया तब भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर इस मेंशन में उन्होंने 32 को भी मेंशन कर दिया तब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि 32 को सस्पेंड कर दिया, ठीक है? तब लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तब कहां जाएंगे? 226 के तहत कहां जाएंगे? हाई कोर्ट से, ठीक है? ये इसको इसके बाद ले रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा किस तरीके से, तो इसको भी बात करेंगे। पहले इसको नोट करो, हेडिंग डालो। आप ऐसे लिखो मूल अधिकारों का निलंबन, हेडिंग में मूल अधिकारों का निलंबन, मूल अधिकारों का निलंबन। इसमें लिखो पहला पॉइंट अनुच्छेद 352 के अंतर्गत मूल अधिकार का निलंबन लिखो। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 352 के अंतर्गत युद्ध, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है, आपातकाल लगाया जा सकता है। 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है, आपातकाल लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति में, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति में
घोषित आपातकाल को युद्ध एवं बाह्य आपातकाल की स्थिति में घोषित आपातकाल को बाह्य आपातकाल एक्सटर्नल इमरजेंसी, बाह्य आपातकाल, जबकि सशस्त्र विद्रोह, के आधार पर घोषित, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल को आंतरिक आपातकाल, इंटरनल इमरजेंसी, आंतरिक आपातकाल कहते हैं, आंतरिक आपातकाल कहते हैं। अगला पॉइंट, बाह्य आपातकाल घोषित होते ही, बाह्य आपातकाल घोषित होते ही मतलब समझिए कि अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया था, ठीक, तो बाह्य आपातकाल घोषित होते ही अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है, जिसके अंतर्गत आपातकाल घोषित होते ही, जिसके अंतर्गत आपातकाल घोषित होते ही अनुच्छेद 19, इसके अंतर्गत आपातकाल घोषित होते ही अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है अपने आप, स्वतः अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अगला पॉइंट, यदि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत, इसी अगला पॉइंट, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति कोई आदेश निकाले, यदि राष्ट्रपति कोई आदेश निकाले तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर, तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार भी, को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार भी, शेष मौलिक अधिकार भी निलंबित हो जाते हैं, शेष मौलिक अधिकार भी निलंबित हो जाते हैं। क्या बोला? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति कोई आदेश निकाले, राष्ट्रपति कोई आदेश निकाले तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर, तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार भी, शेष मौलिक अधिकार भी निलंबित हो जाते हैं, शेष मौलिक अधिकार भी निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने बाह्य आपातकाल की स्थिति में देख लिया कि 358 के तहत लागू होगा, 19 खत्म, तुरंत खत्म करेंगे, सस्पेंड हो जाएगा। और बाकी के अगर अधिकारों को सस्पेंड करना है तो 359 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, कोई आदेश निकालेगा, बाकी को भी सस्पेंड कर देगा, लेकिन 20 और 21 को
था। ये कॉन्सेप्ट कब जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। एक लिख लो, एक पॉइंट और कि अनुच्छेद 20 एवं 21 का संरक्षण, अनुच्छेद 20 एवं 21 का संरक्षण, अनुच्छेद 20 एवं 21 का संरक्षण 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 44, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 20 एवं 21 का संरक्षण, अनुच्छेद 20 एवं 21 का संरक्षण 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 1978 द्वारा प्रदान किया गया है, द्वारा प्रदान किया गया है। मतलब एक बात कि 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे, ये बात कब जोड़ी गई है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक, ये चीज अब ये हमारा बाह्य आपातकाल की स्थिति में हो गया। आंतरिक आपातकाल में क्या होता है? अगर आंतरिक आपातकाल घोषित हुआ है तो 358 अपने आप लागू नहीं होगा। मतलब कोई भी मौलिक अधिकार हमारा तब तक निलंबित नहीं होगा जब तक 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश नहीं निकालते। अगर आंतरिक आपातकाल लागू हुआ और राष्ट्रपति ने अगर आदेश नहीं निकाला तो हमारे मौलिक अधिकार बने रहेंगे। अगर आदेश निकाल दिया तो जिन अधिकारों को मेंशन कर दिया 20-21 को छोड़कर वो क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे। तो एक वर्ड और उसके आगे नोट करो। आंतरिक आपातकाल की स्थिति में, आंतरिक आपातकाल की स्थिति में 358 लागू नहीं होता, 358 लागू नहीं होता। आंतरिक आपातकाल की स्थिति में 358 लागू नहीं होता। और मूल अधिकार, और मूल अधिकार अनुच्छेद 359 के अंतर्गत, और मूल अधिकार अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित होंगे, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित होंगे। ठीक है, देखो आपके फंडामेंटल राइट्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट और जितने प्रैक्टिस सब आपको हो गए। केवल एक चीज होती है कि इसका परिणाम, जैसे अभी 32 भी सस्पेंड कर दिया तो 32 सस्पेंड भी तो मूल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था क्या हो सकती है? 226 के तहत कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तो वो तो सस्पेंड हो गया। तो ये हमारा थोड़ा सा और परिणाम देंगे 10-15 मिनट का और है, उनको अगली क्लास में करेंगे। अभी एक चीज और आपको बताएं कि अभी आपकी जो ऑनलाइन अपलोड क्लास चल रही है वो तो हिस्ट्री की चल रही है। ठीक है, और अभी सोमवार से मंगलवार को आपको पॉलिटी की क्लास आ रही है। जितने भी फंडामेंटल राइट्स आ गए, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स का पूरा का पूरा टॉपिक तैयार करो। हर मंडे को या उसके बाद जब पॉलिटी की क्लास आएगी, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जहां आए हुए इंपॉर्टेंट सबको एक बार रिपीट करवा देंगे। ठीक है, और एक काम और किया करो आप लोग, कोशिश देखिए जैसे मान लिया हम पीडीएफ, हां आपातकाल राष्ट्रपति पूछ रहे हो 3 बार। ये डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जो लास्ट में हमारे इंदिरा गांधी डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो आप लोग ये कॉपी लेके बैठा करो, कॉपी लेकर क्वेश्चन, जैसे हमने क्वेश्चन पीडीएफ वाली क्वेश्चन होती है, पीडीएफ आपको क्वेश्चन पहले मिलता है, तो हम आंसर बताएं उससे पहले आप अपना आंसर लगा लिया करो। ठीक है, हमारे आंसर लगा लिया करो, उससे सारे हो जाए।